है एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसे मैं एमएमआर के फॉर्म में यूज़ करूँगी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएमआर होता क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसको कम करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। आपने कहीं सुना होगा कि गर्भावस्था में एक महिला की मृत्यु हो गई, या फिर हो सकता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत ही बाद माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यही होता है एमएमआर। ठीक है, माता की मृत्यु हो जाना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पुश करें, साथ ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि एमएमआर क्या है। तो मातृ मृत्यु अनुपात समान समय अवधि, यानी कि जो भी अवधि अभी चल रही है उसके दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के दौरान जो भी बच्चे हुए हैं वो 1 लाख जितने जीवित हैं अलाइव, ठीक है, उनके दौरान जब माता की मृत्यु हो जाती है उनकी संख्या का रेशियो जो है एमएमआर कहलाता है। ठीक है, इसे पूरी तरह से समझेंगे। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान, या गर्भावस्था के 42 दिनों के भीतर, ठीक है, जब प्रेग्नेंट हो गई है लेडी तो उसके 42 डेज़ में, और गर्भावस्था की समाप्ति, ठीक है, यानी कि प्रसव के बाद, ठीक है, समाप्ति के बावजूद गर्भावस्था से संबंधित कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी कारण से एक माता की मृत्यु जब हो जाती है तो ये एक महिला की मृत्यु को संदर्भित करता है, यानी कि वो एमएमआर रेशियो में काउंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीति आयोग द्वारा दिए गए आंकड़े हैं जो पिछले कई सालों में एमएमआर को प्रदर्शित करते हैं। तो एमएमआर हमने जाना कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माता की मृत्यु। ठीक है, तो 2004 में से 6 में इंडिया के रेफरेंस में लेकर चलेंगे तो 2004 से 6 तक 254 था, फिर 7 से 9 में 212, 10 से 12 में 178, 11 से 13 में 167 और 14 से 16 में 130। ठीक है, आप लगातार देख रहे होंगे कि माता मृत्यु अनुपात जो है लगातार गिर रहा है, जबकि ये 2004 से 6 में सबसे अधिक था। ठीक है, वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि आजकल वर्तमान युग में लड़कियों को पढ़ाने की स्वतंत्रता है इसलिए, और लड़कियां जो हैं अपनी इस स्थिति के बारे में बहुत ही अवेयर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब मातृ मृत्यु के क्या कारण हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कारण है बाधित श्रम, इसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही आसान वे में बताऊंगी इसको। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है कि जब भी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी जो है उस प्रोसेस में, डिलीवरी के प्रोसेस में ज़्यादा समय लगना, ये होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इसमें हो सकता है कि डिलीवरी के वक्त जो है ज़्यादा समय लग जाए तो माता की मृत्यु एक कारण हो सकता है इसका। सेकंड है हमारा मलेरिया मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मच्छरों से फैलता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। जब प्रेगनेंसी स्टेज में माता को मलेरिया हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है क्योंकि इसमें बार बार फीवर आता रहता है इसलिए। ठीक है, और हेपेटाइटिस, थर्ड है हमारा हेपेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि ये एक लीवर डिसीज़ होती है। ठीक है, लीवर में कमी आ जाना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। फोर्थ है हमारा दिल के रोग, आप इससे भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मूत्र में प्रोटीन आना, एडीमा, गुर्दे की विफलता,
विफलता और अचानक वजन बढ़ने सहित उच्च रक्तचाप संबंधी विकार। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और बहुत असमान वज़न या तो कभी कम हो रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं कम तो नहीं, इसमें लिखा है अचानक वज़न बढ़ना। ठीक है, और वज़न बढ़ने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और लीवर का फेल हो जाना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक उस टाइम पर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी, कठिनाइयों का अनुभव कराती हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा संक्रमण या सेप्सिस कहें तो इन्फेक्शन से आप बहुत ही रूबरू होंगे। तो सेप्सिस क्या होता है कि ये एक टॉक्सिक कंडीशन होती है जिसमें अगर सीधा कहें तो रक्त में विषाक्तता आना, यानी कि जहरीलापन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है हमारा। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। एनीमिया से भी आप भली भांति परिचित होंगे। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो आपने कहीं बार जाना होगा या कहीं बार आपने देखा होगा या फिर ली ही होगी। तो हमारे सरकारी स्कूल में फॉलिक एसिड्स टैबलेट हमें दी जाती थी। ठीक है, वो आयरन के लिए होती है ताकि शरीर में आयरन की मात्रा हम बढ़ा सकें। तो एनीमिया क्या होता है? खून की मात्रा बढ़ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन में खून की मात्रा, यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज में जो है खून का बनना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण जो है माता की मृत्यु हो जाती है। तो यही एक कारण है कि एनीमिया की जब हमें कमी हो जाती है, या फिर कहें तो प्रेग्नेंट वीमेन में अगर एनीमिया की कमी हो जाती है तो ये एक मृत्यु का कारण साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रक्तस्राव या फिर कह सकते हैं हेमरेजिंग। तो हेमरेजिंग क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया था, एनीमिया हो जाना बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है कहीं तो हेमरेज क्या होता है? डिलीवरी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया हो सकता है, माता में खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के कारण माता सह नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट या कहें तो लास्ट है हमारा गर्भपात के दौरान जटिलताएं। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एबॉर्शन के दौर पर, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी उपकरण यूज़ होते हैं एबॉर्शन में, हो सकता है वो गंदे हों, तो इससे जो है इन्फेक्शन का खतरा आता है और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। और आपको बहुत से कारण मिलेंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है हमारी माता की मृत्यु का कारण हो सकता है, क्योंकि ठीक टाइम पर आहार ना मिलना। ठीक है, तो कमज़ोर बच्चा भी हो सकता है और कमज़ोर बच्चा होने के बाद माता की मृत्यु भी पॉसिबल है। ठीक है, और देखा जाए तो HIV एड्स भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, और अगर ठीक टाइम पर से जो भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनका अभाव हुआ तो भी माता की मृत्यु हो सकती है। और अगर बाय चांस गर्भपात हो जाता है तो हो सकता है कि माता की मृत्यु को खतरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है नोट में लिख रखा है, अगर आपको हेमरेज याद ना रहे या फिर सेप्सिस याद ना रहे या फिर हेपेटाइटिस, तो आप देख सकते हैं। जैसे एक्सेसिव लॉस हो गया हमारा, तो हेमरेज में हमारे को बताया है कि अगर 500 मिलीमीटर या फिर उससे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, कहे तो ब्लड निकल जाता है, तो उसको हेमरेज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेप्सिस है हमारा। सेप्सिस में ये जो मैंने बताया था कि ये इन्फेक्शन है, तो ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, स्किन से हो सकता है, नोस्ट्रल से हो सकता है, या फिर थ्रू वेजाइना या फिर सर्विक्स। ठीक है, और हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन डिसीज़ है हमारी, लीवर डिसीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है, तो आप इससे समझ सकते हैं। तो अब बारी है हमारी प्रिवेंशन की। यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई, लेकिन ये प्रिवेंशन है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब MMR उस टाइम पर बढ़ा, यानी कि 2004 में तो 4 से लेकर 6 में बड़ा हुआ था, तो उसके बाद लगातार धीरे धीरे कम होता गया। तो उसके कहीं प्रिवेंशन लिए गए होंगे तभी तो कम हुआ। तो उस प्रिवेंशन पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है,
प्रिवेंशन में ही आता है कि हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, यानी कि लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा से अवेयर करवाना। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि जो भी बच्चे की मतलब लड़की की अगर शादी की जा रही है तो कौन सी एज में जो है शादी हो। ठीक है, एज एट मैरिज तो अब तो शायद अब 18 से 21 कर दी गई है, जो मिनिमम एज थी हमारी मैरिज की लड़कियों में। और सेकंड है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ RCH सर्विसेज। RCH किसके लिए है? जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होते हैं हमारे इंडिया में, जो रूरल एरियाज़ और अर्बन में चलाए जाते हैं, जो उनमें जो सर्विस दी जाती है, ठीक है, उनका यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, अवेयरनेस हो, जो भी एंटीनेटल केयर होती है, यानी कि प्रसव से पहले जो भी देखभाल हमारे में की जाती है उसके बारे में माताओं को अवेयर करवाना। ठीक है, या कहें तो पूरा परिवार ही अवेयर रहे ताकि अच्छे से ध्यान रख पाए और बच्चा हष्ट पुष्ट हो। ठीक है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही अलग ही पहलू है। देखा जाए तो न्यूट्रिशन के बिना एक हेल्दी बॉडी हो ही नहीं सकती, तो दोनों को न्यूट्रिशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टेजेस में। तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी प्रेगनेंसी में। ठीक है, इसका अच्छे से ज्ञान होना एक हष्ट पुष्ट बच्चे या माता को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन इस टीकाकरण। तो डिलीवरी के बाद अगर बच्चा हष्ट पुष्ट या कहें तो हेल्थी जो रहता है, अब बच्चे को तुरंत कई टीके से लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो और टेटनेस, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला या DPT का टीका। तो इसका क्या महत्व है इन टीकों का, वो भी उसके बारे में भी अवेयर किया जाए। और स्पेसिंग और लिमिटेशन ऑफ बर्थ, यानी स्पेसिंग यानी कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर होना, और लिमिटेशन यानी कि आजकल इंडिया में कहें तो 2 बच्चों के बाद बच्चे नहीं किए जाते एक फैमिली में, तो वो होता है लिमिटेशन, यानी कि बच्चों की संख्या पर का ध्यान रखना। ठीक है, कहें तो जैसे हमारे में चीन ने एक नीति अपनाई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी जो थी एक, तो उधर एक फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होता था, तो आप लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये जो है एक प्रिवेंशन है जो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, इसके कारण ही MMR में गिरावट आई है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा सेफ़ अबॉर्शन सर्विसेज, यानी कि जो भी गर्भपात करवाने जाता है उनके लिए सुरक्षित सेवाएं देना। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे रिडक्शन हुई है। और इसमें क्या होता है, सेक्स एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन। तो आपको पता ही है सेक्स एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक। ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस या कहें तो जानकारी होना। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित संरचनाएं होती हैं, ठीक है, अब उसमें पॉइंट्स हैं कुछ, उनको पढ़ते हैं। प्रोविज़न ऑफ RCH सर्विसेज एट रिमोट रूरल एरियाज़ और अर्बन स्लम्स। ठीक है, तो RCH किसके लिए स्टैंड करता है? जैसे मैंने पहले बताया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें जो भी प्रोग्राम होता था उसका जो है रूरल एरियाज़ में और अर्बन जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसमें प्रोविज़न दिया जाए। ठीक है, प्रावधान हो। सेकंड है हमारा इम्प्रूव्ड स्टाफिंग, जो भी इन कामों के लिए कार्यरत है, जो भी स्टाफ है इनका, उनको और दृढ़ बनाया जाए या कहे तो उनकी संख्या में सुधार किया जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटीज़ ऑफ इसेंशियल इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ठीक है, तो जितनी भी ज़रूरी या फिर इमरजेंसी में प्रसूति देखभाल की जाती है, ठीक है, उस सुविधा में भी इम्प्रूव करना या कहे तो वो फैसिलिटीज़ प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स। इससे मतलब क्या है, TBA जो भी
जैसे हम कहें तो हिंदी में एक छोटा सा वर्ड यूज़ करा जाता है इसमें, जैसे पहले गाँव में कहें तो दाइयाँ, ठीक है, जो पहले घर पर ही बच्चों को जन्म दिया करती थी, ठीक है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो तो MMR को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और घर में ही डिलीवरी करवा लेते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी। तो हेल्थ केयर डिलीवरी भी एक अच्छा प्रिवेंशन है, जिसमें क्या होता है कि जो भी थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, तो थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन कैसी होती है, एक्लेम्पसिया जिसे कहते हैं, वो क्या होता है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। एक टॉक्सिक कंडीशन होती है, ठीक है, तो वो अनजाने कारण से होती है, कभी कभी डेवलप हो जाती है थर्ड लास्ट प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीने में, ठीक है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या कहीं तो विशेषता वो है हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल वेट गेन, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो वो इसमें जो है हेल्थ केयर डिलीवरी जो है प्रोवाइड करना और फ्लाइंग स्क्वाड सर्विसेज यानी कि एम्बुलेंस सर्विस में भी इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, सुधार करना, जिससे जो है MMR में कमी आए। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ठीक है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाना, यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे, यानी कि कम सदस्य और सुखी जीवन जीने का तरीका जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, उनको अपनाना। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक माता जो है 6-6 बच्चों को जन्म देती थी, तो इन सब का पालन पोषण करना जो है बहुत ही कठिन रहता था और माता का स्वास्थ्य भी डगमगा रहता था, ठीक है। तो इसको अपनाने से एक माता की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को मैंने जैसे अभी डिफ़ाइन किया था आपके सामने, तो उसमें क्या था कि खून की कमी हो जाता। तो एनीमिया में क्या होता है, इसने दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ 100 टैबलेट्स, और उस टैबलेट का नाम है फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है। फॉलिक एसिड टैबलेट्स लोहे की पूर्ति करती है, यानी कि जो शरीर में लोहे आयरन की मात्रा जो है उसको बनाए रखती है। तो जो कॉन्सेप्ट है इसका कैसे होता है, एट प्यूबर्टी एज में खा सकते हैं इसको, मैरिज के टाइम पर खा सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर, और लैक्टेशन जो है स्तनपान के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रिवेंशन है, जिसमें नॉन हेल्थ स्ट्रेटजीज आती हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो कहें तो गरीबी को कम करना, ठीक है, क्योंकि गरीबी होने के कारण माता को जो आहार मिलता है वो नहीं मिल पाता, आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो एक ये भी कारण है। तो जो है पॉवर्टी को कम करना, ये भी एक प्रिवेंशन है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी में आप समझ सकते हैं कि साक्षरता दर को बढ़ाना, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, तो लड़कियों को भी एनरोल कराना स्कूल में, ताकि वो इनके बारे में अवेयर रह सके, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट मेजर, जो भी मानक हैं विमेन एम्पावरमेंट के, उनको अपनाना, सीधी सी बात है, वो भी अपने लिए स्टैंड कर सके और डिसीज़न ले सके, ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशंस के साधन हैं उनको हो इम्प्रूव करना, ताकि जो है फैसिलिटीज़, जो भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह हो जाए, तो उनमें आसानी से कम्युनिकेशन हो पाए तो ठीक टाइम पर आ सकती हैं, ठीक है। और इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ से भी आप भली भांति परिचित हैं, जितने भी हमारे एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना ताकि समय पर काम आ सके। तो ये था हमारा MMR। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंटिंग करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।